डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक। न्यू सिलेबस के हिसाब से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से कंपेयर के हिसाब से हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारी चेंजेस किए गए। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ओल्ड सिलेबस में था वो हमारे 11th क्लास में डाल दिए हैं। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए हम लोगों को 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे हम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा या उसे हम लोगों को इंट्रोडक्टरी तरह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ये चीजें याद नहीं रखते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? तो कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। दीज आर द पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। तो Q1 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। ये दो चार्जेस को हमने सेपरेट किया है बाय द डिस्टेंस r। तो r क्या है? तो r इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो याद रखिए, जब मैं ये चीजें बता रहा हूं तो आपको इसको साइमल्टेनियसली नोट करना है सो दैट ये आपको अच्छे से याद रहे। तो Q1 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन। तो कूलम्ब्स लॉ जो हमें बताता है, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स एक्ट होता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है इन दो चार्जेस के बीच में, तो उसका वैल्यू जो है दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन। ये सिंबल है इप्सिलॉन, इसका प्रोनाउंसिएशन Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्ब्स ने बताया था, दो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस जिनके बीच में रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस जिनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये कूलम्ब्स का फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है तो किस अमाउंट में होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, याद रखिए। तो इप्सिलॉन मैंने क्या बताया? तो इप्सिलॉन होता है, ये सिंबल इप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू के। बहुत बार इसका मॉडिफिकेशन हम लोगों को लगने वाला है। तो इप्सिलॉन की जगह मैंने इप्सिलॉन 0 इंटू के। तो इप्सिलॉन 0 क्या बताता है? तो इप्सिलॉन परमिटिविटी है पर मीडियम का नहीं, तो ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। तो इप्सिलॉन 0 वेयर इप्सिलॉन 0 अगेन परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह फ्री स्पेस, ठीक है। और के यानी होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर और फ्री स्पेस। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार इस फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रीजन, इट इज अ रीजन। तो ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिवली एक्ट हो सकता है, द रीजन एट विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन इफेक्टिवली एक्ट, इट इज अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी इफेक्टिव।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स का तो हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जब तक काम करेगा, जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक काम करेगा, तो उस फील्ड को, उस आजू बाजू के रीजन को, सराउंडिंग को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इस टर्म को हम लोगों को यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ई से इंडिकेट किया जाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी क्या? तो इंटेंसिटी यानी हमें बताता है इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू F upon Q, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। जैसे हमने कहा कि Q1 एक सोर्स चार्ज है, Q2 एक टेस्ट चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो F by Q। तो ये फॉर्मूला जो आएगा हम लोगों का 1/4 पाई इप्सिलॉन, एक Q कैंसिल हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसे याद रखेंगे, इसे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा आगे में। देन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से इंडिकेट किया जाएगा। सो पोटेंशियल यानी क्या? तो पोटेंशियल यानी एबिलिटी टू डू द वर्क, समझ में आ गया? तो पोटेंशियल किसका? तो पोटेंशियल किसका? चार्ज का। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा V इज इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। अगेन इट इज अ वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज के फील्ड में हमारे टेस्ट चार्ज ने कितना वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल, ठीक है। देन वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब हम लोगों की जनरल टर्म्स है, वो जनरल टर्म्स हम लोगों को काफी डिटेल में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से टर्म रखे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग लाइन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए लाइन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो ये एक इमेजिनरी पाथ है अलोंग विच, यानी ऐसी कुछ लाइंस होती नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लाइंस दिखाई नहीं देती, ये इमेजिनरी लाइंस है जो क्या बताती? तो पाथ किसका? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का एक रास्ता, किस रास्ते से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाएगा, जब कहां रखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बारे में और कुछ जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बहुत बहुत पास में होती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग है, दूर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती कैसी है? तो कोई भी कंडक्टर के सरफेस से जहां पे चार्ज दिए हायर पोटेंशियल है, वहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से नॉर्मली निकलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म है फ्लक्स। फ्लक्स फाई से इंडिकेट किया जाता है। अब फ्लक्स हम लोग दोनों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं, बट इस चैप्टर में हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या बताता है, जिसे मैं यहां समझिए, यहां मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, यानी मैं यहां पे सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज हूं मैं यहां पे, ठीक है, और पढ़ने वाले जो है वो है टेस्ट चार्ज। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
फ्लो करवा रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो फ्लो करवा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके साथ एसोसिएट हो रही है? तो जितने भी लोग हमारे सामने में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएट हो रही है। तो ऐसी हम लोगों को लग रहा है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, फ्लो हो रही है और ये एसोसिएट हो रही है सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग में एसोसिएट होने के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में जा रहा है, दिमाग में स्टोर्ड हो रहा है, बराबर है, दिमाग में स्टोर्ड हो रहा है। तो दैट स्टोर्ड टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो स्टोर हो रहा है, इसको और एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे पानी फ्लो हो रहा है, ये मैंने बताया पानी का फ्लो का डायरेक्शन। पानी का फ्लो कहां से फ्लो होता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी हम लोगों को पॉजिटिव से निगेटिव पानी फ्लो हो रहा है। अब पानी कितने तेजी से फ्लो हो रहा है? जितना तेजी ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। अब पानी का फ्लो हमें जमा करना है, जैसे हमारे दिमाग में हम लोगों के नॉलेज को स्टोर करना है, वैसे जमा करने के लिए हम लोगों को हमारा दिमाग रखना पड़ेगा सामने में। वैसे ही पानी को जमा करने के लिए कंटेनर सामने रखा। अब एक कंटेनर सामने रखा है, तो इस कंटेनर में से पानी अंदर जाएगा, बराबर है, और ये स्टोर्ड होगा एक टैंक में। तो ये स्टोर्ड जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स। ठीक है। अब ये कितना स्टोर्ड होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो पहला तो ई, ठीक है, और दूसरा ये एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। तो इसे मैं डीएस बता रहा हूं, या एरिया को हम लोग ए से बताएंगे ये कन्वीनियंट के लिए। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो बुक्स है तो उसे डीएस से बताएंगे। ठीक है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड है। अगर ये एरिया छोटा होता तो क्या होता? ये यहाँ पे फ्लक्स कम जमा होती। एरिया बड़ा होता तो ये फ्लक्स ज्यादा जमा होती। ठीक है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड है। और तीसरा टर्म अच्छी समझिए, अगर ये एरिया मैंने ऐसा ना रखते हुए, ये बड़ा सा एरिया, उतना ही एरिया मैंने ऐसा रख दिया होता, तो इस कंडीशन में रख दिया होता तो क्या हुआ था? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सर के ऊपर से चली जाती, यानी फ्लक्स कितने जमा होता? 0। तो ये सिर्फ डीएस के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है एरिया वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड है। किसके ऊपर? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर यानी टर्म कौन सा है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर यानी जो एरिया रहेगा उसे परपेंडिकुलर, एरिया रहेगा ये डीएस, इसे परपेंडिकुलर जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा डीएस। सो डीएस और ई के बीच में एंगल कितना हो रहा है? 0 डिग्री या 180 डिग्री, बराबर है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री में, तो यहां पे जब एंगल कितना होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, बिटवीन किसके बीच में बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर। ठीक है, इसके बीच में अगर वो 0 डिग्री या 180 बन रहा है तो क्या होगा? तो हमारे पास ये जो फ्लक्स जमा जो हो रहा है वो कौन सा क्वांटिटी है? फाई। ये किसके ऊपर डिपेंड है? ई के ऊपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। और दूसरा किसके ऊपर में डिपेंड है? वेक्टर डीएस। हम लोगों ने यहां डॉट प्रोडक्ट लिखा है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स यानी एक क्वांटिटी जो स्टोर्ड हो रही है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से डॉट। तो डॉट में क्या फॉर्मूला आता है? तो आता है हमारे पास फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ये एंगल 0 होगा तो पानी ज्यादा से ज्यादा जाएगा, या 180 होगा तो पानी ज्यादा से ज्यादा अंदर स्टोर्ड होगा। तो वही देखते हैं यहाँ पे, थीटा का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना है? तो cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम, या cos 180 का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम। तो कितना आएगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, cos 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो फाई कितना होगा? तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये मैक्सिमम फ्लक्स टुवर्ड होगा। तो आपको क्या याद रखना है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। देन बात करते हैं, एरिया वेक्टर का टर्म हो गया। देन टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इस टर्म के लिए हम लोगों को गॉस थ्योरम को ये करना है। गॉस थ्योरम के लिए हम लोगों को आगे जाना है, इस वजह से हम बात करेंगे TNEI,
टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टर्म पढ़ा। एक्चुअली ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 11th का पार्ट, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग तेजी से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसके आगे का पोर्शन हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, अब बात करेंगे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएट हो रही है एरिया के साथ, उस वजह से क्या स्टोर हो रहा है, फ्लक्स। तो इस वजह से कुछ फर्क पड़ता है। जैसे डेली क्लास में आते हैं, डेली क्लास में आके कुछ पढ़ते हैं, जिसके वजह से आपके दिमाग में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आपके दिमाग में जाते हैं। वो दिमाग में जाने के बाद उसका अफेक्ट होता है हम लोगों के ऊपर में, हम लोगों के रिजल्ट के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। दैट इंपैक्ट इज नथिंग बट अ इंडक्शन। तो इंपैक्ट कब पड़ेगा? जब आपका दिमाग 100% फोकस होगा। अगर आपके क्लास में आपको पढ़ाया जाता है अलोंग दिस डायरेक्शन और आपने दिमाग रखा है इस डायरेक्शन में, तो कुछ जमा होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। सो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए। लाइंस कितनी जाएगी? तो लाइंस कितनी जाएगी? तो जो लाइंस कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर, नॉर्मल रहेगी, तो उससे आप में दिमाग में फर्क पड़ने वाला है। तो दैट इज अ टोटल नॉर्मल समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो इसके वजह से जो फर्क पड़ने वाला है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का फॉर्मूला। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये डिपेंड है फ्लक्स के ऊपर में, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, तो ये लाइंस जाना है, तो वो लाइंस कैसी जाना चाहिए? नॉर्मली। और कहाँ स्टोर होना चाहिए? आपके दिमाग में। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लक्स तो है ही, उसके अलावा एक और टर्म है, वो है मीडियम। कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या वो सुटेबल एटमॉस्फेयर है या नहीं, ये सराउंडिंग प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर सराउंडिंग में ज्यादा गेन होगा, हम अच्छे से और रिजल्ट्स को दे पाएंगे। सो दैट मीडियम इज कॉल्ड, हमने कहा था वो मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है, उसे हम लोगों ने कहा था परमिटिविटी। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला इप्सिलॉन ई ds cos थीटा। सो eds cos थीटा जो था, क्या था हमारा? फ्लक्स। इप्सिलॉन क्या था? परमिटिविटी। अब हमें ये पूरे के पूरे साल भर में जितना भी पढ़ा है उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट साल के एंड में जो रिजल्ट आएगा तब होगा, तो उसको टोटल करना है, यानी यहां पे हम लोग लगा देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया TNEI का, जो किसके ऊपर डिपेंड है? मीडियम के ऊपर में, और किसके ऊपर में? फ्लक्स के ऊपर में। समझ में आ गया? तो फ्लक्स क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कैसी जाती है? वो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। देन गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस पे हम लोगों को 3 एप्लीकेशंस आगे में पढ़ना है, एक स्फीयर, एक सिलेंडर और एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट। तो गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है? तो गॉस थ्योरम हमें बताता है कि अगर आपके पास ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर में Q चार्जेस है, कितने चार्जेस है? Q चार्जेस। तो क्या होगा? तो TNEI यानी क्या? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ कंडक्टिंग बॉडी, ओवर अ क्लोज बॉडी, ओवर क्लोज बॉडी इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड इट। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हमारा गॉस थ्योरम है, तो इसे अच्छे से समझ के रखिए। ठीक है, तो इसे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। देन बात करते हैं आखिरी टर्म, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
जिसे सिग्मा से बताया जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज नाम के हिसाब से अगर फोकस करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम ना इस्तेमाल करते हुए सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द गिवन एरिया। तो एरिया के हिसाब से कितना चार्ज है, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा फॉर द पर्टिकुलर एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है तो चार्ज अपॉन एरिया, तो ये याद रखेंगे। तो इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग कहते हैं चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पे वैरी हो सकता है डिपेंड अपॉन दी बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो हम लोगों ने 11th के लिए पढ़ा था। अब हमें 12th के लिए इसके आगे के पोर्शंस को करना है। तो वंस अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है कूलम्स फोर्स। कूलम्स लॉ में हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था उसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। उसके अंडर में रहने वाले टर्म्स इप्सिलॉन क्या है, तो इप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज, R डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रीजन होता है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। हम लोगों को काफी मॉडिफिकेशन करना है इस चैप्टर में, आगे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है, पर बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज के इतने ऊपर फोर्स एक्ट होता है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कैपिटल V से बताया था, सिंबल्स भी याद रखेंगे, कैपिटल V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यानी क्या, तो पोटेंशियल यानी जनरली हम बोलते हैं एबिलिटी। तो पोटेंशियल को हमने यूज किया था V इज इक्वल टू W/Q, ये दूसरा फॉर्मूला। देन हमने बात किया था पोटेंशियल निकालने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किया। तो फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमेजिनरी लाइन होती है वो कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। बॉडी से कैसे निकलती है, तो कोई भी बॉडी से नॉर्मली बाहर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगी, क्राउडेड रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक कब रहती है, जब लाइंस काफी हाईली स्पेस रहती है तब। देन हमने डील किया था फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स यानी क्या, जो स्टोर्ड होता है, तो जो स्टोर्ड होता है तो दैट इज अ फ्लक्स। तो स्टोर्ड होना किसके ऊपर डिपेंड है, तो स्टोर्ड होना कलेक्टर आपका कैसा है, उसका सरफेस कितना है। सरफेस छोटा होगा तो छोटा कलेक्ट करेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा कलेक्ट करेगा। ठीक है। सरफेस, सिर्फ सरफेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सरफेस क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एंगल में होना चाहिए। दिमाग कितना है उससे लेना देना नहीं है, दिमाग किस एंगल में आपने रखा है उससे लेना देना है। और थर्ड टर्म यानी वो डिपेंड है किसके ऊपर में, इंटेंसिटी कितना मिल रहा है हम लोगों को, क्या हम लोगों को इंटेंसिटी ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी से हम लोगों को कोई पढ़ा रहा है तो हमारे दिमाग में और ज्यादा जमा होगा। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था E/ds cos थीटा, समझ में आ गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ds एरिया एंड cos थीटा यानी ये क्या है, एंगल। ठीक है, इस हिसाब से फ्लक्स। देन टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंपैक्ट आप पे पड़ रहा है, तो ये सिर्फ डिपेंड है नंबर ऑफ लाइंस कैसी जा रही है नॉर्मली और थ्रू आउट यानी टोटल, इसलिए इंडिकेशन का हम लोगों ने सिंबल लगाया था। देन इस गॉस थ्योरम बताता है TNEI इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इनक्लोज इन द कंटेनर। तो TNEI में हम लोगों ने इसका एक फॉर्मूला बताया था, तो इप्सिलॉन E ds cos थीटा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, Q। तो ये फॉर्मूला रहेगा TNEI का, याद रखेंगे। इप्सिलॉन और E दोनों का सिंबल प्रॉपरली देना है, दोनों में कहीं पे भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है। देन फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज। तो सिग्मा का फॉर्मूला Q/A रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।